औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि स्ट्रेन एनर्जी के नाम से है, इसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं एनर्जी इज़ एक्चुअली एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क। अगर किसी बॉडी पर या सॉलिड पर वर्क किया जाए तो वो वर्क उसके अंदर स्टोर होता है एज ए एनर्जी के तौर पे। अब दो तरह की एनर्जीज़ होती हैं, एक होती है काइनेटिक, एक होती है पोटेंशियल। अगर आप किसी बॉडी पर वर्क करें इस तरह से कि उस पर होने वाला वर्क उसकी मोशन चेंज करे तो दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड इन दैट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अगर किसी बॉडी पर होने वाला वर्क उसकी पोजीशन चेंज करे तो उस वक्त उसकी एनर्जी जो उस वर्क के नतीजे में स्टोर होगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रेफर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड्स के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं और उनके दरमियान एक फोर्स होती है जिसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं, जो कि उनको दूर ले जाने के बाद वापस लाती है और बन जाती है रीस्टोरिंग फोर्स। अगर आप सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिकली देखें तो उसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं। उस पर लगाई जाने वाली फोर्स उसमें एक्सटेंशन पैदा करती है। अगर आपके पास एक वायर है, उस वायर के ऊपर अगर आप लोड लटका दें तो वो लोड क्या होगा, फोर्स होगी, और वो फोर्स स्ट्रेच करेगी उस वायर को, और वो स्ट्रेचनेस जो उसके अंदर आएगी वो उसकी लेंथ को इंक्रीज करेगी। तो फोर्स कॉजेस टू इंक्रीज इट्स लेंथ प्रोड्यूसेस अ वर्क, और वो वर्क जो उसके अंदर एक्सटेंशन लाएगा स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वो सॉलिड के अंदर चूंकि आप जानते हैं इलास्टिसिटी होती है, इसलिए वो एनर्जी कहलाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी है इसका दूसरा नाम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इसलिए आप डिफाइन करें तो वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द मटेरियल, कि सॉलिड के अंदर डिफॉर्मेशन लाने वाला वर्क जो उसके अंदर प्रोड्यूस करेगा एनर्जी या स्टोर करेगा एनर्जी, वो रेफर करेंगे हम उसे किसके साथ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसे स्ट्रेन एनर्जी नाम दे दिया है। और स्ट्रेन आपने पढ़ी थी, तीन तरह की होती हैं, लेंथ में चेंज की मेजरमेंट, वॉल्यूम में चेंज की मेजरमेंट, और शेप में चेंज की मेजरमेंट। लेकिन यहाँ पर हम जो एक आसान तरीका है स्ट्रेस के नतीजे में स्ट्रेन को मेजर करने का, वो है लेंथ में चेंज। तो हम यहाँ पर वायर की लेंथ को चेंज करेंगे तो इस वजह से उसमें होने वाला वर्क उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा, तो वो डिफॉर्मेशन जो लेंथ में आएगी, तो इसलिए वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द मटेरियल। और इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर आप जानना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वर्क in the molecules of the solid due to their displacement from mean position। तो मॉलिक्यूल्स इनिशियली अपनी मीन पोजीशन पर होते हैं, फोर्स लगाने से वो दूर हो जाते हैं, उनके दरमियान फासला बढ़ जाता है, तो फोर्स कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स टू इंक्रीज विच इज एक्चुअली टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो सॉलिड में क्या होगी, एक्सटेंशन, वो बन जाएगा वर्क। तो इसलिए वो वर्क कौन सी चीज़ है, एक्चुअली स्ट्रेन एनर्जी। हमने वो वर्क ही कैलकुलेट करना है और वो वर्क ही इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के। अब वर्क दो तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, एक है मैथमेटिकली, या तो आपके पास फोर्स की वैल्यू हो और दूसरा आपके पास उसके अंदर एक्सटेंशन हो, तो आप उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफिकली उसे मेजर करना चाहें तो उसके लिए आपने पढ़ा होगा इंटर क्लासेस फर्स्ट ईयर के अंदर कि ग्राफ की मदद से वर्क फाइंड आउट करने के लिए आप जो ग्राफ बनाते हो फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एरिया बनता है अंडर द कर्व,
वो फाइंड आउट कर लें तो वो वर्क होता है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, क्योंकि हमने इसके अंदर ग्राफिकली वर्क को मेजर करना है। अब ज़रा चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, और उसमें एक एक्सपेरिमेंट सिंपल सा परफॉर्म करते हैं। सपोज वी हैव अ वायर विच इज स्ट्रेच्ड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड। सपोज इट इज़ अ वायर। आपने क्या किया, इसके एक एंड से वेट लटका दिया, एक एंड अटैच है, और वेट लटकाने से क्या होगा, इसमें एक्सटेंशन आएगी। वेट इज अ फोर्स नाउ एंड एक्सटेंशन इज एक्चुअली अ डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज अ वर्क। इसका मतलब है वर्क होगा अगर वेट उस वायर की एक्सटेंशन बढ़ाएंगे तो, और वो जो वेट हम स्लॉटेड वेट्स की शक्ल में हैंगर में इसके नीचे लगा देंगे, वो हेलिकल स्प्रिंग वाले एक्सपेरिमेंट के साथ। अब क्या कर रहे हो आप, स्ट्रेच कर रहे हो फोर्स को, तो स्ट्रेचिंग फोर्स विच इज अ लोड और वेट्स इन अ हैंगर कंटिन्यूसली इंक्रीज, और वो जो वायर है उस लोड के बढ़ने से उसके अंदर एक्सटेंशन भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इंक्रीज्ड लेंथ वर्सेस स्ट्रेचिंग फोर्स हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, जो कि फोर्स और लेंथ के अंदर होगा उस मटेरियल के। अब ज़रा इस ग्राफ की तरफ चलते हैं। ज़रा आप देखिएगा, इनिशियली 0 से लेकर बी पॉइंट तक फोर्स इंक्रीज हो रही है और एक्सटेंशन भी बढ़ी, और ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और जब फोर्स और एक्सटेंशन इन अ सॉलिड आर डायरेक्टली रिलेटेड, देन दिस काइंड ऑफ relationship is explained by a Hooke's which is termed as Hooke's law। अगर आप यहाँ से MCQ में अगर आपसे पूछा जाए कि force is directly proportional to extension, ये small l is a extension, अगर extension लाए तो इसका मतलब ये होगा वो कौन से लॉ को ओबे करेगा, Hooke's law को। और ये भी याद रखिएगा, Hooke's law सिर्फ सॉलिड्स में ओबे होता है, और कौन सी लिमिट के अंदर, उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर या इलास्टिक रीजन के अंदर। जब तक उसके अंदर वापस आने की सलाहियत होगी एक्सटर्नल फोर्स हटा लेने से, उस सॉलिड को हम इलास्टिक लिमिट का सॉलिड बोलेंगे और उसमें हुक्स लॉ वैलिड होगा। अब इनिशियली फोर्स और एक्सटेंशन अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ both are increased which is obeyed by Hooke's law। अब यहाँ से अगर आप ग्राफ की मदद से वर्क फाइंड आउट करो तो उसके लिए फोर्स का कांस्टेंट रहना ज़रूरी है, क्योंकि वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड इजीली बाय अ ग्राफ इफ फोर्स इज कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि फोर्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब हम चाहते हैं फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे, तो उसके लिए हम ये O से B तक बढ़ती हुई फोर्स में जो एक्सटेंशन आई एल वाली, उसे छोटे से एक स्मॉल एलिमेंट में कट कर लिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसकी एग्जांपल ऐसे लीजिएगा। सपोज आप जैसे ही सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी चेंज होना शुरू होती है। लेकिन चूंकि ज़्यादा बुलंदी तक हम ऑलमोस्ट जी की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन जब इनफाइनाइट बुलंदी तक चले जाएं, लिमिट तक चली जाएं, तो जी की वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम हर जगह उसको कंसीडर करते हैं कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिव्यू डिफरेंट है इसका, तो इसलिए हम इस लेंथ को एक छोटे से इस O से लेके L1 तक आने वाली एक्सटेंशन को, जो कि फोर्स के बढ़ने से आई, और हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी फोर्स कांस्टेंट, हम चाहते हैं फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इसलिए हमने इस एक्सटेंशन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और एक टुकड़ा यहाँ आपको शो हो रहा है शेडेड एरिया से, जिसे मैंने डेल्टा एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया, और कंसीडर करता हूँ मैं कि इस एक्सटेंशन को प्रोड्यूस करने वाली फोर्स कांस्टेंट है। और इसी बात को यहाँ एक्सप्लेन करते हैं हम कि 0 to F1 force is increased, but according to graphical method force must be constant। That's why we
cut in this graph extension from 0 to L1 into a very small extension जिसे मैंने नाम दिया डेल्टा एक्स, और कंसीडर किया इस एक्सटेंशन पर जो फोर्स लग रही थी वो क्या है, कांस्टेंट है। अब फोर्स इस जगह शेडेड एरिया की इस जगह कांस्टेंट है, तो जब फोर्स कांस्टेंट है, एक्सटेंशन आपको पता है, तो ग्राफ की मदद से वर्क फाइंड आउट करना हो तो वो इक्वल होता है शेडेड एरिया, और वो एरिया इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है हाइट इनटू बेस। हाइट है एफ वाई एक्सिस की तरफ और बेस एक्स एक्सिस की तरफ डेल्टा एक्स, तो एफ इंटू डेल्टा एक्स इस स्मॉल शेडेड एरिया की आपके पास आ गई वर्क की वैल्यू, जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। अगर मैं इस 0 से L1 तक तमाम टुकड़ों को इतने ही डिवाइड करता जाऊं तो फिर हमें मिलेगा क्या, टोटल वर्क। अब मैं निकालता हूं टोटल वर्क फ्रॉम 0 टू पॉइंट बी वेयर फोर्स इज इंक्रीज। अब हमने क्या किया है कि इस स्मॉल एक्सटेंशंस को बहुत सारी लार्ज एक्सटेंशंस में कन्वर्ट कर दिया। सारी एक्सटेंशंस को जब जमा करेंगे तो वो इक्वल आएगा सम ऑफ वर्क डन ड्यू टू स्मॉल एक्सटेंशंस, और वो तमाम एक्सटेंशंस का जब हम वर्क ऐड करेंगे तो वो होगा इक्वल उस एरिया के जो O और B कर्व के नीचे है। और ज़रा देखें, OB कर्व के नीचे बनने वाला एरिया इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल है, तो इसलिए हम लिखेंगे दैट वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OA एंड B। और आप जानते हो ट्राइंगल का जो एरिया होता है, तो नाउ दिस वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया का ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इनटू बेस। बेस इज अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम O टू A, और जो हाइट है वो y एक्सिस की तरफ है, दैट इज फ्रॉम A टू B। और इस जहां हम वैल्यूज पुट करें तो O टू A इज इक्वल टू L1 एंड A टू B इज इक्वल टू F1। ये आ गया आपके पास वर्क ड्यू टू दिस ग्राफ विच इज obtained as a result of experiment which is performed on a wire by increasing the loads। अब एक चीज जरा नोट कीजिएगा, लोड इज अ फोर्स, और हम यहाँ सॉलिड में उसके एरिया पर लगा रहे हैं लेकिन चेंज सिर्फ लेंथ में आ रही है, तो इसलिए ये चीज बन जाएगी स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस जो किसी सॉलिड की सिर्फ लेंथ चेंज करती है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, और वो सॉलिड जिसके अंदर सिर्फ लेंथ की चेंज को मेजर किया जाए उसे बोलते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेन। तो यहाँ से एक मॉड्यूलस पता चलता है हमें, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उसे हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। तो याद रखें, स्ट्रेन एनर्जी की मेजरमेंट के अंदर यंग्स मॉड्यूलस इज इन्वॉल्व। तो अनदर MCQ which is यंग्स मॉड्यूलस। तो स्ट्रेन एनर्जी को ऑब्टेन करते हुए, कैलकुलेट करते हुए बाय ग्राफिकल मेथड हम यंग्स मॉड्यूलस को यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस आप ये भी जानते हो, यंग्स मॉड्यूलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, एंड इट इज इक्वल टू रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये आपके पास यहाँ से MCQ बन सकता है। अब ज़रा मैथमेटिकली मैं यहाँ पर इलास्टिक मॉड्यूलस को इन्वॉल्व करता हूँ,
तो इलास्टिक मॉड्यूलस मैथमेटिकली मैं उसे ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, बिकॉज देयर इज ओनली वन मॉड्यूलस इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी बाय ग्राफिकल मेथड। और इलास्टिक मॉड्यूलस जो होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस, जिसे आप लिखते हो फोर्स पर यूनिट एरिया, और टेंसाइल स्ट्रेन जिसे आप लिखोगे चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ आया L1 तक और फोर्स लगाई गई F1 और A इज अ एरिया जो क्या रहेगा कांस्टेंट बाय अप्लाइंग द फोर्स, और कैपिटल L इज अ ओरिजिनल लेंथ। और अगर मैं इसी को ऐसे लिखना चाहूं F1 डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल L ओवर L1, और यहां से मैं कैलकुलेट करता हूं फोर्स, तो F1 इज इक्वल टू आ जाएगा EA डिवाइडेड बाय कैपिटल L मल्टीप्लाइड बाय L1। अब ये जो आपके पास फोर्स आई विच इज कंसीडर्ड कांस्टेंट in this region from O to B, और इस कंडीशन के ऊपर फोर्स अगर बढ़ी तो एक्सटेंशन आई। तो यहां से मैं जो ये इक्वेशन लिख रहा हूं F1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय कैपिटल L इंटू L1, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ इन सॉलिड। और ये हुक्स लॉ की इक्वेशन है सॉलिड के अंदर, और हुक्स कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, और वो इस इक्वेशन में है यंग्स मॉड्यूलस, E से रिप्रेजेंट किया, एरिया ओवर कैपिटल L, दिस इज कॉल्ड हुक्स कांस्टेंट। और अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो F1 इज इक्वल टू K इंटू L1, K इज अ कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हटाओगे तो F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 विच एक्सप्लेन्स द हुक्स लॉ। अब यहां से मैं इस F1 की वैल्यू को ये कैलकुलेट किए गए वर्क की फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन वर्क डन विच इज नाउ कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेन एनर्जी, जिसे हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें पुट करें तो रिलेशन बन जाएगा 1/2 EA डिवाइडेड बाय कैपिटल L इंटू L1, और L1 पहले से है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो L1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई स्ट्रेन एनर्जी विच इज कैलकुलेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ मेजरिंग द वर्क बाय ग्राफिकल मेथड। नाउ दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद हम इससे आगे चलते हैं